सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में करंट अफेयर्स सच में एक महासागर की तरह है। हर दिन इतनी खबरें, इतने फैक्ट्स कि अक्सर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि काम का क्या है और क्या सिर्फ शोर है। बिल्कुल। और यूपीएससी का खेल भी तो यही है। वो ये नहीं देखते कि आपको कितनी जानकारी है, वो ये देखते हैं कि आप उस जानकारी में छिपी बारीकियों को, मतलब न्यूआंस को, कितना समझते हैं। हाँ, एक छोटा सा शब्द, एक मामूली सा डेटा पॉइंट और पूरे सवाल का मतलब ही बदल जाता है। बिल्कुल। और आज 13 जनवरी 2026 की खबरों के इसी महासागर से हम ऐसे ही 5 मोती चुनकर लाए हैं। ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर अर्थव्यवस्था और शिक्षा नीति तक फैले हुए हैं। और हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब तक पहुंचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि परीक्षक सोचता कैसे है, कैसे एक छोटी सी डिटेल सही और गलत के बीच की दीवार बन जाती है। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी एक विचार पर केंद्रित होगी, सटीकता का महत्व। चलिए, तो इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक सवाल से। बिल्कुल। पहला प्रश्न इसरो के हमारे गौरव पीएसएलवी से जुड़ा है। प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी के संदर्भ में पीएसएलवी C62 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसके 3 कथन हैं। पहला, पीएसएलवी एक 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान है, जहां पहले और तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक का उपयोग होता है, जबकि दूसरे और चौथे में तरल प्रणोदक का। दूसरा कथन है, मिशन को विफल घोषित कर दिया गया क्योंकि तरल ईंधन वाला तीसरा चरण प्रज्वलित होने में विफल रहा। और तीसरा, पीएसएलवी C62 मिशन का प्राथमिक पेलोड EOS-N1 नामक एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। और विकल्प है A, B, C और D। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। पहला कथन पीएसएलवी के बुनियादी डिजाइन पर है। हाँ, ये एक तरह से फाउंडेशनल नॉलेज है और ये कथन पूरी तरह से सही है। पीएसएलवी को आइसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और उसकी ये बनावट ही उसकी खासियत है। 4 चरण ठोस, फिर तरल, फिर ठोस और आखिर में फिर तरल। इस हाइब्रिड डिजाइन की वजह से ही पीएसएलवी इतना फ्लेक्सिबल और भरोसेमंद है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। अब आते हैं असली परीक्षा पर। कथन 2, जो मिशन की विफलता के कारण के बारे में है। यहाँ कहा गया है कि तरल ईंधन वाला तीसरा चरण फेल हो गया। यहीं पर वो बारीकी छिपी है जिसकी हम बात कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर एक औसत उम्मीदवार और एक सफल उम्मीदवार के बीच का फर्क पता चलता है। अच्छा। ये कथन गलत है। हाँ। और वजह बहुत सूक्ष्म है। देखिए, खबरों में यही था कि विफलता तीसरे चरण में हुई। ये बात सही है, लेकिन जैसा हमने अभी पहले कथन में देखा, पीएसएलवी का तीसरा चरण तो ठोस ईंधन का होता है, तरल का नहीं। ओह। रॉकेट इसी ठोस ईंधन वाले चरण के जलने के दौरान अपने रास्ते से भटक गया था। तो परीक्षक ने क्या किया? उन्होंने विफलता का चरण सही रखा, लेकिन ईंधन का प्रकार बदल दिया। कमाल है। मतलब अगर किसी ने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी हो कि तीसरे चरण में गड़बड़ी हुई, तो वो इस जाल में आसानी से फंस सकता है। बिल्कुल। ये तरल और ठोस का अंतर ही पूरा खेल बदल देता है। ये हमारी सटीकता वाली थीम का सटीक उदाहरण है। अब तीसरा कथन देखते हैं, जो पेलोड के बारे में है। जी, ये काफी सीधा और तथ्यात्मक है। क्या मुख्य पेलोड UOS-N1 था? हाँ। जी, यह कथन पूरी तरह सही है। मिशन का मुख्य काम EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को 15 दूसरे छोटे उपग्रहों के साथ उसकी कक्षा में पहुंचाना था। इसमें कोई पेच नहीं है। तो अगर हम सबको एक साथ देखें, कथन 1 सही है, कथन 3 सही है, लेकिन कथन 2 एक छोटे से शब्द तरल की वजह से गलत हो गया। सही। इसका मतलब सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1 और 3। इस एक सवाल से ये सबक मिलता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधा अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पर लागू नहीं होता। यही सटीकता जब शब्दों के चयन में दिखती है, तो वो कूटनीति यानी डिप्लोमेसी बन जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। टेक्नोलॉजी में एक गलत कंपोनेंट मिशन फेल कर देता है, और कूटनीति में एक गलत शब्द पूरे समझौते का मतलब बदल सकता है। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ता है हमारा अगला प्रश्न, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर है। ये भारत जर्मनी समझौतों के बारे में है। प्रश्न है, हाल ही में चांसलर ओलाफ शोल्स की यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन इस प्रकार हैं। पहला, दोनों राष्ट्रों ने पनडुब्बियों के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP
सिस्टम के संयुक्त विकास के लिए एक रोड मैप को अंतिम रूप दिया है। दूसरा, जर्मनी ने द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश व्यवस्था की घोषणा की है। और तीसरा, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक नया द्विपक्षीय हिंद प्रशांत परामर्श तंत्र स्थापित किया गया है। तो पहला कथन AIP सिस्टम के बारे में है, जो रक्षा सहयोग से जुड़ा है। ये सुनने में काफी महत्वपूर्ण लगता है। और ये कथन बिल्कुल सही है। चांसलर शोल्स की यात्रा का एक बड़ा नतीजा रक्षा सहयोगी था। AIP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को पानी के नीचे हफ्तों तक रहने की ताकत देती है, बिना सतह पर आए। हाँ, बिना सतह पर आए। तो इस पर सहयोग भारत की नौसैनिक क्षमता के लिए एक बड़ा कदम है। ठीक है, तो रक्षा सहयोग पर बात बनी। अब आते हैं कथन 2 पर, जो आम लोगों से ज्यादा जुड़ा है, वीजा मुक्त यात्रा। क्या जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की है? ये तो बहुत बड़ी खबर होती। और यहीं पर शब्दों का वो खेल है जिसका जिक्र आप कर रही थी। ये कथन गलत है। अच्छा। खबर को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि जर्मनी ने वीजा मुक्त प्रवेश यानी एंट्री की नहीं, बल्कि वीजा मुक्त पारगमन यानी ट्रांजिट की सुविधा दी है। अच्छा, तो एंट्री और ट्रांजिट में क्या फर्क है? मुझे लगता है कि कई श्रोता इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, वीजा मुक्त एंट्री का मतलब है कि आप उस देश में जा सकते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलकर घूम सकते हैं, छुट्टियां मना सकते हैं। ठीक है। लेकिन वीजा मुक्त ट्रांजिट का मतलब है कि आप सिर्फ उनके एयरपोर्ट का इस्तेमाल किसी तीसरे देश जाने के लिए कर सकते हैं, बिना ट्रांजिट वीजा के। आप एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया से बाहर नहीं निकल सकते। समझ गई। इसका मकसद यात्रा को आसान बनाना है, पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं। बिल्कुल। तो फिर से वही बात, हेडलाइन में शायद वीजा फ्री लिखा हो, लेकिन असली कहानी एंट्री बनाम ट्रांजिट में छिपी है। तो कथन 2 गलत है। अब तीसरा कथन, हिंद प्रशांत परामर्श तंत्र के बारे में। ये कथन सही है। हिंदू प्रशांत क्षेत्र दुनिया की भू राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश भी यहाँ अपनी भूमिका देख रहे हैं। तो भारत के साथ मिलकर एक परामर्श तंत्र स्थापित करना दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक तालमेल को दिखाता है। तो एक बार फिर वही पैटर्न, कथन 1 और 3 सही हैं, लेकिन कथन 2 एक शब्द के हेरफेर की वजह से गलत हो गया। यानी सही उत्तर है विकल्प बी। पहले तकनीक की बारी की, अब शब्दों की बारी की। बिल्कुल। और अब हम इस थीम को लेकर चलते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। यहाँ भी हेडलाइन के पीछे की कहानी को समझना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब बात महंगाई की हो। हाँ, महंगाई का आंकड़ा तो हर महीने आता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये समझना जरूरी है। तो तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी नवीनतम मुद्रास्फीति आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसके कथन हैं, पहला, खुदरा मुद्रास्फीति यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा का उल्लंघन किया है। दूसरा, मुद्रास्फीति में मौजूदा उछाल मुख्य रूप से कोर मुद्रास्फीति द्वारा संचालित है, जिसमें भोजन और ऊर्जा शामिल नहीं है। और तीसरा, दिसंबर 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति दर 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। पहला कथन तो सीधा आंकड़ों पर आधारित है। क्या महंगाई दर 6% के पार चली गई? हाँ, ये कथन सही है। NSO के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई, जिसे हम हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन भी कहते हैं, 7.5% पर पहुंच गई। तो ये RBI की 2 से 6% की तय सीमा से काफी ज्यादा है। जी हाँ, और निश्चित रूप से चिंता की बात है। ठीक है, अब दूसरे कथन पर आते हैं, जो इस महंगाई के कारण की पड़ताल कर रहा है। क्या ये उछाल कोर मुद्रास्फीति की वजह से है? इससे पहले कि आप जवाब दें, क्या आप कोर और हेडलाइन मुद्रास्फीति का अंतर आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, हेडलाइन मुद्रास्फीति वो आंकड़ा है जो हम अखबारों में पढ़ते हैं। इसमें एक आम उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजों और सेवाओं की कीमतें शामिल होती हैं। सब कुछ। हाँ, वहीं कोर मुद्रास्फीति में से हम खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल जैसी ऊर्जा की कीमतों को हटा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन चीजों की कीमतें मतलब मौसम या अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बहुत तेजी से घटती बढ़ती हैं। तो कोर मुद्रास्फीति हमें अर्थव्यवस्था में महंगाई के ज्यादा स्थायी ट्रेंड के बारे में बताती है। बहुत बढ़िया। तो अब सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये 7.33% की उछाल कोर मुद्रास्फीति की वजह से थी? नहीं, और यहीं पर इस सवाल का क्रक्स है। ये कथन गलत है। अच्छा। रिपोर्ट साफ बताती है कि महंगाई में ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य कीमतों, खासकर सब्जियों और अनाज के दाम बढ़ने से हुई। असल में
कोर मुद्रास्फीति तो या तो स्थिर रही या थोड़ी कम हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई शायद इस आंकड़े से उतना नहीं घबराएगा, क्योंकि समस्या अर्थव्यवस्था में गहराई तक नहीं है, बल्कि कुछ चीजों की सप्लाई से जुड़ी है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। आरबीआई के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। अगर कोर मुद्रास्फीति बढ़ रही होती तो मतलब होता कि मांग बहुत ज्यादा है और उन्हें ब्याज दरें बढ़ाने जैसे कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर समस्या सिर्फ खाद्य पदार्थों की है तो शायद वो कुछ समय इंतजार करना चाहें। तो ये अंतर नीति निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गई। तो कथन 2 गलत है। अब तीसरा कथन कि क्या यह 15 महीने का उच्चतम स्तर था? हाँ, ये कथन भी सही है। 7.33% की दर पिछले 15 महीनों में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। ये एक तथ्यात्मक जानकारी है। तो एक बार फिर कथन 1 और 3 सही हैं और 2 गलत। सही उत्तर है विकल्प बी। अर्थव्यवस्था में भी हेडलाइन के पीछे छिपे कोर सच को पहचानना जरूरी है। बिल्कुल। और जिस तरह हम आर्थिक आंकड़ों के पीछे की कहानी समझते हैं, उसी तरह हमें वर्तमान भू राजनैतिक घटनाओं के पीछे के ऐतिहासिक सिद्धांतों को भी समझना होता है। सही कहा। कई बार जो आज हो रहा है उसकी जड़ें 100-200 साल पुराने इतिहास में होती हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा चौथा प्रश्न, मॉनरो सिद्धांत या मॉनरो डॉक्ट्रिन के बारे में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के मूल सिद्धांतों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? और इसके लिए 3 कथन दिए गए हैं। पहला, यूरोपीय शक्तियों को पश्चिमी गोलार्ध में नए उपनिवेश स्थापित नहीं करने चाहिए। दूसरा, यूरोपीय शक्तियों द्वारा अमेरिका के देशों की राजनीति में किसी भी हस्तक्षेप को अमेरिका के खिलाफ एक संभावित शत्रुतापूर्ण कार्य के रूप में देखा जाएगा। और तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतांत्रिक आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय आंतरिक मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करेगा। और विकल्प है ए, बी, सी और डी। मॉनरो सिद्धांत, ये नाम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तैयारी में बार बार आता है। इसके मूल तत्व क्या थे? इसके मूल तत्व पहले 2 कथनों में एकदम सटीक रूप से बताए गए हैं, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मनरो ने यह सिद्धांत दिया था। अच्छा, या अमेरिका फॉर द अमेरिकन्स। लेकिन क्या आलोचक ये नहीं कहते कि अमेरिका ने बाद में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल अपने पड़ोसी देशों में दखल देने के लिए किया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वैध आलोचना है। सिद्धांत की मूल भावना यूरोपीय हस्तक्षेप को रोकना थी, लेकिन 20वीं सदी में इसे अमेरिका द्वारा लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन सवाल मूल सिद्धांतों के बारे में है, और मूल रूप से ये यूरोपीय शक्तियों के लिए एक चेतावनी थी। ठीक है, तो मूल सिद्धांत के हिसाब से 1 और 2 सही हैं। अब तीसरे कथन को देखते हैं, जो कहता है कि अमेरिका यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप करेगा। ये कथन सिद्धांत की आत्मा के बिल्कुल विरुद्ध है। ये पूरी तरह से गलत है। मनरो सिद्धांत आपसी गैर हस्तक्षेप पर आधारित था। इसका सार था, आप हमारे गोलार्ध में दखल ना दें, हम आपके और यूरोप के मामलों में दखल नहीं देंगे। तो तीसरा कथन सिद्धांत को बिल्कुल उल्टा कर देता है। बिल्कुल। तो कथन 3 गलत है, जिसका मतलब है कि सही उत्तर विकल्प ए केवल 1 और 2 है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे 200 साल पुराना एक सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। निश्चित रूप से। और जिस तरह एक विदेशी नीति देश के बाहर उसकी भूमिका तय करती है, उसी तरह एक घरेलू नीति देश के अंदर अपने नागरिकों, खासकर छात्रों का भविष्य तय करती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें और अंतिम प्रश्न पर, जो शासन और सामाजिक न्याय से जुड़ा है। ये कोचिंग सेंटरों के लिए प्रस्तावित नए दिशा निर्देशों के बारे में है। हाँ। प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कोचिंग सेंटरों के लिए नए दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं। इन प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसी कथन है, पहला, कोचिंग सेंटरों को 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का नामांकन करने से प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा, छात्रों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश कोचिंग क्लास की कुल अवधि को प्रतिदिन अधिकतम 5 घंटे तक सीमित करते हैं। और तीसरा, दिशा निर्देश छात्रों पर बोझ कम करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ एकीकृत करने का सुझाव देते हैं। और विकल्प हैं ए, बी, सी और डी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे लगभग हर अभ्यर्थी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ये तीनों कथन काफी बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या ये सभी सही है? हाँ, ये प्रश्न सीधा खबरों की जानकारी पर आधारित है, और इसमें दिए गए तीनों ही कथन इन नए प्रस्तावित दिशा निर्देशों के प्रमुख बिंदु हैं। चलिए एक एक करके इनके पीछे की वजह को समझते हैं। पहला, 16 साल से कम उम्र के छात्रों पर रोक।
सरकार इसके जरिए क्या हासिल करना चाहती है? क्या ये डमी स्कूलों की समस्या पर एक प्रहार है? बिल्कुल, ये सीधे तौर पर उसी समस्या को निशाना बनाता है। हमने देखा है कि कैसे बच्चे 8वीं या 9वीं कक्षा से ही स्कूल छोड़कर पूरी तरह से कोचिंग में लग जाते हैं। इससे उनका समग्र विकास रुक जाता है। ये नियम बच्चों को एक सामान्य स्कूली जीवन देने और उन पर पड़ने वाले भारी मानसिक दबाव को कम करने के लिए है। ठीक है। और दूसरा, कोचिंग के घंटे 5 तक सीमित करना, ये भी मानसिक स्वास्थ्य से ही जुड़ा लगता है। हाँ, ये भी उसी दिशा में एक कदम है। सुबह स्कूल, फिर दिन भर कोचिंग और फिर रात में होमवर्क। इस चक्कर में छात्रों के पास आत्म अध्ययन या आराम के लिए समय ही नहीं बचता। सही बात है। 5 घंटे की सीमा यह सुनिश्चित करेगी कि कोचिंग स्कूल की जगह ना ले, बल्कि एक सहायक की भूमिका में रहे। और अब तीसरा कथन, जो मुझे सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लग रहा है, स्कूली पाठ्यक्रम को ही प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ एकीकृत करना। ये तो पूरी व्यवस्था को बदलने जैसा है। यह सबसे दूरगामी प्रभाव वाला प्रस्ताव है। यह समस्या की जड़ पर प्रहार करता है। अगर स्कूल का सिलेबस और पढ़ाने का तरीका ही ऐसा हो कि छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें, तो कोचिंग की जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के भी अनुरूप है। बिल्कुल, जो रटने की बजाय अवधारणात्मक समझ पर जोर देती है। तो चूंकि तीनों ही कथन सही हैं, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2 और 3। ये वाकई शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का संकेत है। हाँ, और इस पर हर अभ्यर्थी को नजर रखनी चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 5 प्रश्न। अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो एक धागा साफ दिखता है, सतह के नीचे देखने की क्षमता। पीएसएलवी है सवाल ने हमें तकनीकी सटीकता का पाठ पढ़ाया। सही। भारत जर्मनी समझौते ने कूटनीति में शब्दों की ताकत दिखाई। मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने हमें हेडलाइन के शोर से कोर सिग्नल को अलग करना सिखाया। मनरो सिद्धांत ने दिखाया कि कैसे इतिहास की सही समझ वर्तमान को समझने के लिए जरूरी है। और कोचिंग के नए नियमों ने हमें नीति के पीछे की क्यों को समझने के लिए प्रेरित किया। हर प्रश्न में सफलता उस बारीक डिटेल को पकड़ने में थी जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और शायद यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं मिलती, बल्कि उसे सही संदर्भ में समझने, उसका विश्लेषण करने और उसकी बारीकियों को पकड़ने से मिलती है। तो इस सूचना के सैलाब में सोचने वाली बात यह है कि कोई अपने लिए ज्ञान को कैसे परिभाषित करता है। क्या ज्ञान सिर्फ तथ्यों का संग्रह है या उन तथ्यों के बीच के संबंधों को समझने की क्षमता है? एक बहुत ही गहरा सवाल। और इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।